Hello, friends. My name is Surbhi Pagar, and I hope you guys are doing really well. We are going to study the subject history in our sessions. As you know, that the syllabus of MPSC State Services has been changed few months back. Now, the mains examination of MPSC State Services is no more objective type. Now, you have to write the descriptive answers in your mains examination. But the prelims examination is still of an objective type. So, when we talk of the history, तो हिस्ट्री जो होता है वो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आज भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कोई भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम ले लो आप, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन या एमपीएससी स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, दोनों ही जो प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशंस है दे आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। और हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ ये देखा हुआ है कि हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन और इन द क्लियरिंग ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कुछ दिन पहले हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, तो उसका सिलेबस चेंज हुआ है इन स्टेट सर्विसेज। मेंस जो होता है मेंस एग्ज़ाम, उसमें सिलेबस अभी कुछ दिन पहले चेंज हुआ है। नाउ इट इज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब क्या होता है ना, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं इन 150 वर्ड्स और 200 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। तो हिस्ट्री यहाँ पे भी बहुत अहम रोल प्ले करता है, बिकॉज हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री मेंस एग्ज़ाम में जीएस पेपर 1 में आता है। तो हम कुछ जो थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हुआ है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द हिस्ट्री कि हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री कहाँ से हमें कवर करनी है, उसके सोर्सेज कैसे हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। बट पहले जो एग्ज़ामिनेशन स्कीम चेंज हुआ है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। सो इफ़ यू अलाउ मी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है इसमें। तो ये अभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास ये पीडीएफ है जो कि मैंने एमपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेट सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो था उसका भी सिलेबस दिया हुआ है, एंड स्टेट सर्विसेज का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका भी सिलेबस दिया हुआ है। तो जब हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्रीलिम का सिलेबस जो है उसमें हिस्ट्री का काफ़ी अहम रोल है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड सम वेटेज टू द महाराष्ट्र हिस्ट्री हमें ये पढ़ना होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब उसमें अगर हम देखेंगे तो जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें एंशंट हिस्ट्री पढ़ना होता है, मिडेवल हिस्ट्री पढ़ना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है। मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र का हिस्ट्री जो है वो भी हमें पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल एंशंट हिस्ट्री का जो पैच था वो महाराष्ट्र में कैसा था, महाराष्ट्र में कौन से इंडस वैली साइट्स हमें मिलते हैं, महाराष्ट्र में कौन से बेसिकली किंग्स थे, उन्होंने अपना काफ़ी एम्पायर बड़ा सा महाराष्ट्र में बनाया था। मिडेवल टाइम्स में जो इस्लामिक रिपब्लिक्स इंडिया में आए तो महाराष्ट्र में इस्लामिक रूल कैसा रहा, ये सारी चीज़ों का भी हम बेसिकली स्टडी करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी महाराष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महाराष्ट्र के जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका भी काफ़ी अहम रोल रहा। जैसे अभिनव भारत था जो कि महाराष्ट्र का एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था और उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में पूरा निभाया था। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स में अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या एमपीएससी सिविल सर्विसेज, उसमें अराउंड 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिस्ट्री के सेक्शन से होते हैं। बाद में फिर जोग्राफ़ी और ये सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं ना, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब कुछ जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखने नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन की,
तो स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन पहले जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं रहा, जैसा मैंने बताया आपको। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेपर्स की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे अलग अलग पेपर्स आपको लिखने होते हैं। उसमें पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है मराठी, जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और क्वालिफाइंग टाइप का होता है। आपको 25% स्कोर उसमें करना होता है। पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, वो आपको क्वालिफाइंग टाइप का होता है, वो भी उसमें भी आपको 25% नंबर लाने होते हैं। जब हम लोग ये जो दोनों पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दे आर ऑफ क्वालिफाइंग टाइप। उसमें जब आप क्वालिफाई करते हो तभी बाकी जो पेपर्स है वो आपके चेक किए जाते हैं और उसका मेरिट के बेसिस पे बेसिकली आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। तो पेपर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 3 ऐसे होता है जिसमें आपको अलग अलग इश्यूज़ पे, सोशल, साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल इश्यूज़ पे ऐसे लिखना होता है। अराउंड 1000 वर्ड्स, 1 और 2 एसेज यू हैव टू राइट। उसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है, 250 मार्क्स का होता है। अगेन जनरल स्टडीज़ पेपर 3 250 मार्क्स का होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 4 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल पेपर 1 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल 2 पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो अब ये जनरल स्टडीज़ 1 है क्या, जनरल स्टडीज़ 2 है क्या, जनरल स्टडीज़ 3 और 4 क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस तो वी आर मोर और द लेस अवेयर ऑफ, बट अगर मेंस की बात करें तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो रखा है। कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू सिलेबस का लेंगे एंड देन हम लोग हिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर्स का तो जैसा मैंने बताया कि क्वालिफाइंग पेपर्स में आपको क्या क्या होता है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन होता है, प्रेसिज राइटिंग होता है, मतलब बेसिकली क्रक्स आपको लिखना होता है, वोकैबलरी और ये सारी चीज़ों पे भी क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट ऐसे आपको लिखना होता है 250 300 या 500 वर्ड्स का। और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी आपको करना होता है। सेम ट्रांसलेशन फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश आपको करना होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज के हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। प्रिसाइज राइटिंग मतलब जो कि क्रक्स आपको किसी भी पैसेज का लिखना होता है, दैट इज़ प्रिसाइज राइटिंग। यूजेज, वोकैबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। शॉर्ट एसेज यहाँ पे भी होता है क्वालिफाइंग इंग्लिश नेचर के पेपर में। तो ये दोनों पेपर जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 25% मार्क्स एग्ज़ाम में एटलीस्ट लाने होते हैं, तभी आपके बाकी पेपर्स चेक होते हैं। तो हम लोग ऐसे के पेपर की जब बात करते हैं तो ऐसे जो होता है वो ऐसे का कोई सिलेबस एज सच नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ऐसे का कोई सिलेबस नहीं होता है, बट मोस्टली जो एसेज होते हैं वो 4-5 टाइप के एसेज बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होते हैं फिलोसॉफिकल एसेज। तो फिलोसॉफिकल ऐसे में क्या होता है ना, कोई कोट आपको दे देंगे, किसी फ्रीडम फाइटर का कोट या किसी हिस्टोरियन का कोट या किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कोट, और उसके बेसिस पे आपको उस कोट को अंडरस्टैंड करके आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से बैलेंस्ड एक ऐसे लिखना होता है। उसके बाद दूसरा होता है सोशल इशूज़ पे। तो सोशल इशू बेस्ड जो एसेज होता है उसमें बेसिकली जो सोशल इश्यूज़ हो चुके हैं, जैसे वेमेन के अराउंड जो इश्यूज़ होते हैं, चाइल्ड लेबर के अराउंड, चिल्ड्रन के अराउंड जो इश्यूज़ होते हैं, एजुकेशन के अराउंड जो इश्यूज़ होते हैं, SC STs OBCs के अराउंड जो इश्यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एसेस पूछे जाते हैं। एजुकेशन काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। एजुकेशन पे काफ़ी सालों तक इवन UPSC एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद थर्ड टाइप होता है साइंटिफिक। तो आपको साइंटिफिक किसी चीज़ के बारे में लिखना होता है, साइंटिफिकली आपको पूरा एनालिसिस करके बैलेंस्ड वे से लिखना होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या कोई नई डिस्कवरीज होती है, उनके बारे में बेसिकली आपको इश्यूज़ पे ऐसे लिखना होता है, दैट इज़ साइंटिफिक ऐसे। जब हम लोग बात करते हैं और एक टाइप का ऐसे, वो होता है एनवायरमेंटल एसेस। एनवायरनमेंट के जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, रिवर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एनवायरमेंटल बेसिस पे एनवायरमेंटली सोच के उसके प्रोज कॉन्स एवरीथिंग, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें एनवायरमेंटल टाइप का ऐसे लिखना होता है। तो ये लगभग कुछ 4-5 टाइप्स है जिस पे हमेशा एसेस पूछे जाते हैं।
उसके बाद जब हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा हिस्ट्री काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, तो पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडीज़ का, जो बेसिकली पेपर 4 उसको बोला जाता है, बट जनरल स्टडीज़ 1 जो होता है उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशल इश्यूज़ होते हैं, इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पे बेसिकली इसका सिलेबस डिज़ाइंड होता है। तो हम एक एक करके इसकी बात करेंगे और आगे चलेंगे। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडिया के कल्चर को कभी साइड वे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो हिस्ट्री है वो इंडिया के कल्चर के वजह से शेप हुआ है, और हिस्ट्री के वजह से इंडिया का कल्चर भी शेप हुआ है। तो जब हम लोग इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो इंडियन कल्चर में अलग अलग, जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हम सबको ही पता है, तो इंडिया की कल्चर की हम बात करते हैं तो उसमें आर्ट की बात करनी होती है। तो आर्ट, जो इंडियन आर्ट होता है, इंडियन आर्ट में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है फोक आर्ट, एक होता है क्लासिकल आर्ट। फोक आर्ट मतलब जो वो आर्ट होता है जो बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे कल्चर से ओरिजिनेट होता है। जैसे लावनी डांस ऑफ महाराष्ट्र, वो एक फोक आर्ट है। वर्ली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र, वो एक फोक टाइप ऑफ पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग ऑफ द बिहार, वो एक फोक टाइप ऑफ पेंटिंग है। वो कल्चर, लोगों के कल्चर से आता है, और उसके लिए आपको कोई मास्टरी स्किल्स सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, क्लासिकल आर्ट मतलब वो आर्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिकल डांसेस हो गए, क्लासिकल सिंगिंग हो गया, जिसके लिए आपको बहुत साल मास्टरी करनी पड़ती है, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन परफॉर्म दोज डांसेस और दो सिंगिंग शोज़। ये सारी चीज़ें, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। लिटरेचर की बात करते हैं तो इंडिया में अलग अलग टाइप का लिटरेचर हमें देखने मिलता है। महाराष्ट्र में हमें अलग टाइप ऑफ लिटरेचर देखने मिलता है, जो मराठी लिटरेचर है। अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे तमिल लिटरेचर, संगम लिटरेचर होता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ हिंदी लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो ये लिटरेचर मतलब लैंग्वेजेस में जो सारे बुक्स और पोएम्स और राइटिंग्स होते हैं, उनके बारे में हमें जो पढ़ना होता है वो सब लिटरेचर के अंदर आता है। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर मतलब जो जो सारे बेसिकली एस्थेटिक्स होता है। जैसे आर्किटेक्चर में ताजमहल एक आर्किटेक्चर का टाइप है, कुतुब मीनार एक आर्किटेक्चर है, विक्टोरिया टर्मिनस जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऑफ द मुंबई है, वो एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। उसके बाद सम्राट अशोका के जो पिलर्स हमें मिलते हैं वो एक टाइप का आर्किटेक्चर है। शनिवार वाड़ा एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर धीरे धीरे हमारे इंडिया में इवॉल्व हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग थे तब भी हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर था। हमें आज भी वहाँ के केव पेंटिंग्स, इवन इंडस वैली के पहले के प्री हिस्टोरिक पीरियड और अश्मयुग में जब हम लोग थे, हम लोग जब रॉक्स से बेसिकली आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, हमारे वेपन्स बनाते थे, उस टाइम का इवन आर्किटेक्चर आज भी हमें देखने मिलता है। जैसे भीमबेटका केव्स में हमें उस टाइप का आर्किटेक्चर, उस टाइप के पेंटिंग्स आज भी देखने मिलते हैं। तो ये सारा जो होता है वो आर्किटेक्चर में आता है। उसके बाद आर्किटेक्चर, एंशियंट आर्किटेक्चर अलग है, मुग़ल पर्शियन आर्किटेक्चर अलग है। जैसे गोल गुम्बाज हो गया, ताजमहल हो गया, ये एक पर्शियन मुग़ल टाइप का आर्किटेक्चर है। मॉडर्न आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन से जब लोग इंडिया में आए तो उन्होंने अपना ब्रिटेन का आर्किटेक्चर प्लस इंडिया का आर्किटेक्चर मिक्स करके एक नया गोथिक स्टाइल डेवलप किया। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर कैसा है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया विक्टोरिया टर्मिनस का, तो वो इंडो गोथिक टाइप का आर्किटेक्चर है। मतलब ब्रिटिशर्स और इंडियंस का आर्किटेक्चर जब हम मिक्स करते हैं तो हमें गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखने मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन कल्चर में और ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। इवन इंडियन कल्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन कल्चर की हम जब बात करते हैं तो ये इसी इंडियन कल्चर में हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ इंडियन कल्चर का अहम हिस्सा है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम लोग और इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। उसके बाद
जब हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। जैसे भक्ति मूवमेंट मतलब संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ये जो सारे थे ये भक्ति सेंट थे। भक्ति मूवमेंट ये ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे कोई कास्ट बैरियर्स नहीं थे, जहाँ पे कोई रिलीजन के बैरियर्स नहीं थे। सारे लोग मिलके इक्वालिटी के बेसिस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए साथ में कीर्तन करते थे, या साथ में ओवी गाते थे, साथ में दे यूज टू वर्शिप द नेचुरल बींग्स। आइडल वर्शिप उसमें नहीं करते थे, मूर्ति पूजा वो लोग बोलते थे कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये लोग इक्वालिटी का संदेश देते थे, कास्ट सिस्टम कैसे हमारे लिए बुरा है, उसके क्या रिपरकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के लिए वजह से ये सारी चीज़ों के लिए ये बात करते थे। तो दैट वाज अ भक्ति मूवमेंट। उसका फिलॉसफी क्या था, महाराष्ट्र में कौन से भक्ति सेंट्स हो गए, जैसा मैंने बताया, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज, ये सारे जो थे, मीराबाई हो गए, ये सारे इंडिया के सेंट्स थे। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कैसे सोशल रिफॉर्म्स किए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो व्हाट इज़ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री मतलब अराउंड जब हम लोग के इंडिया में यूरोपियंस बाहर से आए, तो यूरोपियंस के जैसे पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट टू कम टू द इंडिया एंड लास्ट टू लीव द इंडिया। तो पोर्तुगीज़, फ्रेंच, डच, ये सब लोग, इंग्लिश, ये जब इंडिया में आने लगे, वहाँ से आगे का जो पीरियड है वो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करते हैं। तो हम लोग 18th सेंचुरी के मिडल से अराउंड 1750 के आसपास से हम लोग इस पीरियड को देखना शुरू करते हैं। उसमें क्या सिग्निफिकेंट इवेंट रहे, कौन से पर्सनालिटीज़ थे, क्या इश्यूज थे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, तो फ्रीडम स्ट्रगल हमारे इंडिया की अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम हिस्ट्री शेप करता है। फ्रीडम स्ट्रगल मतलब जो ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन हम लोग 150-200 साल सह रहे थे, उसके अगेंस्ट जाके जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने जो बेसिकली स्ट्रगल किया, उसको हम फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं। एंड फाइनली 100-150 साल का फ्रीडम स्ट्रगल करने के बाद इन अगस्त 1947 वी बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक इंसान नहीं है जिसने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल शेप किया, या कोई एक पर्सनालिटी या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे वहाँ पे लोकमान्य तिलक भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, महात्मा गांधी जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल was also there, Jawaharlal Nehru was also there, even women were also there, Annie Besant, सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, ये भी वहाँ पे इस फ्रीडम स्ट्रगल में थी। झांसी की रानी was also a part of फ्रीडम स्ट्रगल। हम लोग बात करते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की, तो इवन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ने काफ़ी अहम रोल निभाया है फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी, जो कि भगत सिंह जी की थी, उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं। अभिनव भारत की, जब हम जो महाराष्ट्र की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो वीर दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश जी सावरकर ने मिला के बनाई थी, उन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो फ्रीडम स्ट्रगल की जो बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट है। मतलब अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें से 80-90% वेटेज जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को जाता है। फ्रीडम तो हमें मिल गया 1947 में, वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश डोमिनेशन। बट इंडिया जब नया नया बना तो इंडिया के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद या इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो हिस्ट्री थी उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे। उसमें सबसे पहला इशू था पाकिस्तान जो था, एक सेपरेट स्टेट बना था, या सेपरेट यू कैन से एक नेशन बना था आउट ऑफ कार्विंग द इंडिया। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ था इंडिया से, तो बहुत सारे कम्युनल राइट्स जो रिलीजन के बेसिस पे होते हैं वो इंडिया ने देखे थे। और जो रेफ्यूजीज़ इंडिया में बाहर से आए थे, पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज़ इंडिया में रहने आए थे, या इंडिया से बाहर पाकिस्तान में लोग रहने गए थे, उनका क्राइसिस था, उनको इंडिया में घर देना था, या एवरीथिंग वाज देयर।
उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना, 1950 से हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो पूरा प्रोसीजर था वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में था। उसके बाद जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, चाइना के साथ वॉर हुआ, ये सारी चीज़ों के वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में क्रिएट हुए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में देखते हैं। इवन जो इंडिया में स्टेट्स बने या इवन जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो वो प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में इंडिया के साथ जुटाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। वो कैसे हुआ था, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स बने, जैसे महाराष्ट्र 1960s में बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये ऐसे सारे 28 स्टेट्स इंडिया के कैसे बने, इनके बारे में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद हिस्ट्री का जब हम लोग GS1 की बात करते हैं तो हिस्ट्री का और एक पार्ट हमें देखने मिलता है, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ते हैं, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं, नॉन अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट होती है। कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, डीकॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सब हम लोग ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हैं। ये तो हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। GS1 में और भी सारी चीज़ें आती है, जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडिया डाइवर्स कंट्री कैसा है, इंडियन सोसाइटी के क्या सेलेंट फीचर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम इंडिया के सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन इंडिया में कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इशूज़, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। तो रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोगों ने हमेशा देखा है कि इवन इन द फ्रीडम स्ट्रगल विमेन वर इन्वॉल्व। जैसे एनी बेसेंट का नाम हम लेते हैं, सरोजिनी नायडू का हम नाम लेते हैं, प्रीतिलता वड्डेदार का हम नाम लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं। तो ये विमेन का जो रोल था वो इवन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है। बट जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद भी वुमेन ने काफ़ी अहम रोल निभाया। वुमेन ने अलग अलग मूवमेंट्स चलाई, जैसे एंटी लिकर मूवमेंट्स चली थी आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वुमेन का क्या हिस्सा नेशन बिल्डिंग में रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़, जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंडिया इज सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर द चाइना, और कुछ साल में हम लोग चाइना को ओवर पावर करके हम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड की बनेंगे। तो वो क्यों हो रहा है, उसके रिमेडीज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस पॉपुलेशन वाले टॉपिक में हम पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन के वजह से क्या होता है ना, ओवर क्राउडिंग हो रहा है सिटीज़ में। जैसे अगर आप दिल्ली में जाओगे तो बहुत ही कम जगह में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। पॉवर्टी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है इंडिया में। तो पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इश्यूज़, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस सारे पॉपुलेशन को हम क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाते। क्वालिटी लाइफ मतलब क्वालिटी एजुकेशन हम दे नहीं पाते हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर हम दे नहीं पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन डेवलपमेंटल इश्यूज़ में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ द टाउन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़। तो जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो जब डेवलपमेंट हो रही होती है, सिटीज़ जब बन रही होती है, तो वहाँ पे स्लम्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। स्लम कैसे बनते हैं? इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं उसके पेरीफेरी में आप देखोगे कि वर्कर्स, जो लोग बहुत ही छोटी जॉब्स पे काम करने वाले लोग होते हैं या जो बेरोज़गार लोग होते हैं,
या पर्टिकुलर लोअर कास्ट को बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं, तो वो लोग बेसिकली स्लम्स में रहते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके वजह से कंजेस्टेड इन्वायरमेंट में रहने की वजह से हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाता। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन सोसाइटी हम वो करेंगे, बट लेट मी रफ दिस फर्स्ट। तो जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को बाहर के देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ना इज़ नथिंग बट अ ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सबसे पहली एक चीज़ थी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी थी। मतलब हम लोग ज़्यादा कुछ इंपोर्ट करते नहीं थे बाहर के देशों से, ना ज़्यादा हम कुछ एक्सपोर्ट करते थे बाहर के देशों को। तो दैट वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। बट 1990s में कुछ क्राइसिस हुए, हम लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे, बाहर के इंडस्ट्रीज़ इंडिया में नहीं थी, तो उस वजह से हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी ओपन कर दी। हम लोगों ने बाहर के देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस मेंटेन करना सीखा, और आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आईटी हब है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इस वजह से हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बाहर के देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ गई है। तो बाहर के देशों के साथ हमारी इकोनॉमी जुड़ गई है, तो इसके वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के वजह से, जैसे आजकल हम लोग ग्लोबलाइजेशन का एक अगर हम चीज़ देखेंगे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा सेटअप होने लग गई, लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में आईटी सेक्टर में काम करने लग गए। तो एक चीज़ वो हो गई कि पोल्यूशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। दूसरी एक चीज़ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर हम देखेंगे तो इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आ गया। मॉडर्न एजुकेशन आ गया तो वर्नाकुलर एजुकेशन पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। सोशल एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? सोशल एम्पावरमेंट मतलब पहले क्या होता था जब हम लोग ब्रिटिशर्स के डोमिनेशन में थे, या हम लोग अगर मिडिवल टाइम्स इंडिया की हिस्ट्री के देखेंगे तो वहाँ पे जो अनटचेबल कम्युनिटीज़ होती थी, जो दलित कम्युनिटीज़ होती थी, उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजस्टिस किया गया। आप लोगों को पता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना, बहुत अलग अलग फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स में लोअर कास्ट के लोगों को बाकी अपर कास्ट के लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। जो अनटचेबल से दलित कम्युनिटी के पीपल होते थे वो जो गांव होता था उसके पेरीफेरी में रहते थे। उसके बाद और एक चीज़ थी, वो थी कि ये जो दलित कम्युनिटी के जो लोग होते थे उनको पब्लिक प्लेसेस पे जाना अलाउड नहीं होता था। होटल्स में वो लोग जा नहीं पाते थे, जो वेल्स होती थी या टैंक्स होते थे वहाँ से पानी वो नहीं ले पाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो सोशल एम्पावरमेंट, एससीज़ की तो हम लोगों ने बात कर ली। वैसे ही ट्राइब्स होती है, जो ट्राइबल पीपल है जिनको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, या नोमैडिक ट्राइब्स जो होती थी, उसमें बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, वो भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड थी। विमेन की अगर हम बात करें तो विमेन एजुकेशन का जो मुद्दा है वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। प्री मॉडर्न एजुकेशन जो था वो वुमेन के लिए मिलता ही नहीं था। पहले गुरुकुल सिस्टम्स या मदरसा सिस्टम्स होते थे, उनमें वुमेन को जाने ही नहीं देते थे, वुमेन का एजुकेशन नहीं होता था, वुमेन को जॉब नहीं मिलते थे, तो वो भी सोशली अनएम्पावर्ड थी। तो उनको सबको डेवलप कराना इज़ नथिंग बट सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद कम्युनलिज्म मतलब कोई भी दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे दो कोई रिलीजन्स है, दो कास्ट ग्रुप्स है, इन दोनों की एक दूसरे के साथ राइवलरी बेसिकली कम्युनलिज्म का नाम लेती है। जैसे हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, सिख और मुस्लिम्स कम्युनलिज्म हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है। रीजनलिज्म मतलब हमारे
पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें प्राइड होना, दैट इज़ रीजनलिज्म। जैसे महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र इज़ फॉर मराठी पीपल, बाहर के लोगों को हम लोग महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे। दिस इज़ टाइप ऑफ रीजनलिज्म ओनली, यूपी से लोगों को हम महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, बिहार से नहीं आने देंगे, दिस इज़ रीजनलिज्म। हमें रीजन, हम लोग सन ऑफ द सॉइल एक चीज़ होती है, जैसे महाराष्ट्र इज़ फॉर मराठीज़, तो वो जो चीज़ होती है वो रीजनलिज्म, और वो गलत चीज़ है एक्चुअली, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रीजनलिज्म की वजह से बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो बहुत सारी इंडिया के ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत अंडर डेवलप्ड है। तो ये अंडर डेवलप्ड स्टेट से बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट करते हैं फॉर द सेक ऑफ जॉब, फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। तो ये रीजनलिज्म ख़राब चीज़ है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, और वो इनहेरेंटली इंडिया के डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो रीजनलिज्म बहुत गलत चीज़ है। तो इस चीज़ के अराउंड जो सारे इश्यूज़ है वो हमें रीजनलिज्म के टॉपिक में पड़ता है। सेक्युलरिज्म मतलब इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मतलब हमारे इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है ना। जैसे अगर आप पाकिस्तान देखोगे तो पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। अगर आप इवन जो सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्रीज़ है, इनके इराक हो गया, इनके ऑफिशियल अपने अपने रिलीजन्स है, बट इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हमारे इंडिया का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे कि इंडिया इज़ नॉट फॉर हिंदूज़ और इंडिया इज़ नॉट फॉर सम पर्टिकुलर कम्युनिटी लाइक सिख और बुद्धिस्ट, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हमें मिलते हैं। हिंदुज़म हो गया, सिखिज़म हो गया, जैनिज़म हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, पारसी ज़ोरस्ट्रिज़म होता है, वो इंडिया में है। तो बहुत अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती है, पहले से रहते आ रही है। तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया सारे ही रिलीजन्स को समान मानता है। इंडिया सारे ही रिलीजन्स को, हमारा जो गवर्नमेंट है सब रिलीजन्स को वो इक्वली प्रोटेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मक्का मदीना, जो कि इस्लाम में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, इस्लाम रिलीजन का एक सेंट्रल पार्ट है। अगर इंडिया से मक्का मदीना किसी को जाना है तो सब्सिडी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं। अगर आपको हज पिलग्रिमेज जाना है या मक्का मदीना वही हो गया तो आपको पैसे दिए जाते हैं। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाना है तब भी आपको पैसे दिए जाते हैं। तो सब्सिडीज़ सारे रिलीजन के लिए दिए जाती है। इंडिया में सारे ही रिलीजियस फेस्टिवल्स जब होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, उस दिन हमें हॉलीडे दिया जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्यों है? बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। रिलीजन के बेसिस पे हमारे इंडिया में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू सम पर्टिकुलर रिलीजन तो आप स्कूल में नहीं आ सकते या आपको कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है इंडिया में। गेटिंग? तो दैट इज़ सेक्युलरिज्म। अब हम बात करते हैं इंडिया की जोग्राफ़ी की, इंडिया के जोग्राफ़ी की नहीं, GS1 की जोग्राफ़ी की। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल जोग्राफ़ी की, वर्ल्ड की फिजिकल जोग्राफ़ी क्या है? फिजिकल जोग्राफ़ी मतलब क्या होता है? फिजिकल फीचर्स, वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, अर्थ हमारा कैसे डेवलप हुआ, सोलर सिस्टम हमारा कैसे डेवलप हुआ, अर्थ पे अलग अलग अर्थ के कौन से लेयर्स हैं, जैसे अर्थ के अलग अलग लेयर, जैसे क्रस्ट हो गया, कोर हो गया, मैंटल हो गया। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर में कौन से लेयर है, ओजोन लेयर हमें क्या मिलता है, उसका क्या अहम रोल है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, रिवर कैसे बनते हैं, माउंटेन कैसे बनते हैं, वल्केनिज्म क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस फिजिकल जोग्राफी में पढ़ते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। जैसे इंडिया में हम लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम थोड़ा बहुत हमें इंडिया में मिलता है। इंडिया में और बाकी सारी कंट्रीज़ में, इंडिया साउथ एशिया हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, इसमें क्या क्या हमें मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जोग्राफिकल फीचर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जियोफिजिकल फिनोमेना इस टॉपिक में बात करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, पेपर 2 की हम बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ पेपर 2,
तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 मतलब इन जनरल पेपर 5 होता है, उसमें पेपर 2 में हमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। और महाराष्ट्र का जो कुछ थोड़ा बहुत इशू है वो सब कुछ हमें पढ़ना पड़ता है। तो एज़ वी नो कि इंडिया जो है जो है एक डेमोक्रेसी है। तो इंडिया डेमोक्रेसी है मतलब क्या है? तो इंडिया जो है वो पीपल्स रिपब्लिक है, मतलब लोगों की सत्ता है इंडिया में। वो कैसे है? लोगों की सत्ता इसलिए है ना क्योंकि हम लोग इलेक्शंस में वोट करते हैं एंड वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में जो है वो रूल ऑफ पीपल अगर हम बोलेंगे तो सारे ही लोग जाके पार्लियामेंट में तो बैठेंगे नहीं, है ना। कुछ सिलेक्टिव लोग हम में से होंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। तो वो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो डेमोक्रेसी हो गया या कोई भी पॉलिटी जब होता है, किसी भी देश का जब गवर्नेंस चलता है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन उस देश का बहुत अहम हिस्सा प्ले करता है। तो जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत सारे लोगों का काफ़ी अहम रोल रहा। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम हम कभी नहीं भूल सकते जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हम कभी भूल नहीं सकते। JB कृपलानी का नाम हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये सारे लोग थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसलिए है क्योंकि हम लोग जब फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारे पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते थे, जब हमारे पास कुछ भी राइट्स, ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होता था, राइट टू वोट भी बहुत कम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी दिया जाता था, तब फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए, फ्रीडम स्ट्रगल से आगे आते आते जब हम लोगों ने इन सारे डिमांड्स हमारी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं पूरी की तो वो सारी डिमांड्स हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी की हुई है। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 साल के ऊपर के जो सारे लोग हैं वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का काफ़ी अहम हिस्सा रहा। तो इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका बैकग्राउंड क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, क्यों बनी, कैसे, किस एक्ट के अंदर बनी, तो ये सारी, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, वो कैसे बनी, कौन से ऐसे ब्रिटिश टाइम के एक्ट्स थे जो कि आज भी हम फॉलो करते हैं, जिसके कुछ अच्छे प्रोविजंस हम लोगों ने आज के कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हुए हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो हमारे आज प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं फीचर्स में। जैसे बहुत सारी बार क्या होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट 1949 में बन चुका था। 1949 से प्रेजेंट डे 2022 की, ऑलमोस्ट 2022 भी अब ख़त्म हो रहा है, 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में 1949 के बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि आज उतने काम के हमारे लिए है नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे जो कि आज हमारे लिए कोई काम के नहीं है। और बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स है जो कि आज हमारे प्रेजेंट डे सिचुएशन में हम लोग फेस करते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को नहीं पता था कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें समय के हिसाब से चेंज करना पड़ता है।
तो वो हम कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंज करना होता है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके अंदर हम लोग ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स चेंज कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, कुछ स्केलेटन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। उसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सेक्युलरिज्म जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जैसे हमारे बॉडी का एक स्केलेटन होता है वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्केलेटन है। उस स्केलेटन के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस स्केलेटन को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ दिस बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस पे यहाँ पे देख सकते हो आप सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो सी, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एक इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब क्या, जहाँ पे दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक स्टेट गवर्नमेंट है, और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो स्टेट लेवल पे काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। तो जब ये लोग साथ में काम कर रहे होते हैं तो इनकी पावर्स को हमें डिवाइड करना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करेगा उसमें से कितना पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करेगी तो उसमें से कितना पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस के अलावा कुछ इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करेगी क्या। इन सारी चीज़ों के बारे में इस सेकंड टॉपिक में हमें देखने मिलता है। ये जो टॉपिक है यहाँ पे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस टॉपिक में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में देखने मिलता है। तो वो क्या है, तो ये टॉपिक है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो दोनों टाइप के जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, उनके क्या क्या फंक्शंस है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इशूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। जो ये फेडरेशन है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनमें बहुत सारी बार झगड़े होते हैं किसी इशू को लेके। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस टू द लोकल लेवल्स, जैसे ये तो दो टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा भी एक गवर्नमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसमें एक होता है पंचायती राज और दूसरा होता है म्यूनसिपालिटीज़। पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो होता है विलेज लेवल पे, विलेजेस में बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो एक हिस्सा है, और म्यूनसिपालिटीज़ जो होते हैं वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। तो ये लोकल गवर्नमेंट को स्टेट ने कितना पैसा देना है, क्या पैसा देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम टॉपिक 2 में पढ़ते हैं।
उसके बाद थर्ड टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, हम पावर्स जो होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के वो कैसे सेपरेट करते हैं। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ मेकर्स होते हैं उनके क्या पावर्स है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज जो बने होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं उनके क्या पावर्स होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी के क्या पावर्स है, वो भी सब उसी में होता है। फोर्थ टॉपिक है इस पूरे सिस्टम का, वो है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में मिलती है। एंड जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। जैसे हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है उनके बारे में भी हम यहाँ पे इस टॉपिक में बात करते हैं। तो बेसिकली पार्लियामेंट क्या होता है, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। जस्ट लेट मी रफ दिस, फिर हम लोग बात करते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो होता है ना, बेसिकली ये पार्लियामेंट होता क्या है। तो पार्लियामेंट के तीन अहम हिस्से होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरे होता है लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस, इसका और एक नाम होता है हाउस ऑफ पीपल, और थर्ड होता है राज्यसभा, इसका एक को नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और अपर हाउस। तो ये क्या है एग्जैक्टली क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या है, लोकसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम क्या है। ये जो लोग हैं ना, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये बेसिकली एज ए लेजिस्लेचर काम करते हैं। ये बेसिकली हमारे लिए अलग अलग लॉज बनाते हैं, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है। तो व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेचर? तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो टाइप्स होते हैं। जैसे आप लोग देखोगे विधान परिषद एंड विधानसभा। तो वो क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में वी टॉक इन दिस टॉपिक। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। उसके बाद अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मर इनफॉर्मर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करते हैं, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे पंचायती राज सिस्टम जो है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
पंचायती राज एंड म्यूनिसिपालिटीज़, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला जो पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था वो राजस्थान में शुरू हुआ था। तो वो क्या है, कैसी है, महाराष्ट्र में कैसे है, महाराष्ट्र में कैसे काम करते हैं। पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। म्यूनिसिपालिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सारी चीज़ें आती है ना। उसके बाद जस्ट गिव मी अ मिनट। उसके बाद एक टॉपिक है, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारी बार क्या होता है ना, जुडिशरी पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बहुत सारे केसेस जुडिशरी में या कोर्ट्स में बहुत सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे कोर्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी टाइप के केसेस सॉल्व करने के लिए होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, पोल्यूशन के लिए एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, इंटरवेंशंस क्या है, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट एससीज़ के लिए कौन सी स्कीम्स चलाती है, एसटीज़ के लिए कौन सी स्कीम चलाती है, विमेन के लिए कौन सी स्कीम चलाती है, चिल्ड्रन के लिए कौन सी स्कीम चलाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इस टॉपिक में देखने मिलता है। बहुत सारे NGOs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी अहम। NGO तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो बाबा आमटे जी ने शुरू किया था आनंदवन, वो एक NGO है। तो ऐसे बहुत सारे NGOs जो होते हैं वो काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब विमेन सारी साथ में मिलके अचार पापड़ ये सब जो बनाती है, अगरबत्तियाँ बनाने वाले छोटे छोटे बिजनेस स्टार्टअप्स बनाती है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। Next topic is welfare schemes for vulnerable sections of population by the center, state and performance of other schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable sections. तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि SC, STs, women, children, they are all vulnerable sections। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज issues related to the development management of social sector services, health education, human resource। health education के क्या issues है, उनको जब हम लोग उसके लिए उनमें जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें क्या issues देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। issues related to the poverty and hunger। तो ये दोनों जो इश्यूज़ है, पॉवर्टी एंड हंगर, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पॉवर्टी की वजह से हंगर है, हंगर की वजह से पॉवर्टी है। ये बहुत सारा एक इंटीग्रेटेड ये पूरा मैटर है। तो वो क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। अब गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, गवर्नेंस मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। इंडिया का गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, तो उसके लिए गवर्नेंस जो होता है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है कि जो भी सारा काम कर रहे हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसके बाद ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है। आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स पे अगर आपको फॉर एग्जांपल UPSC के या MPSC के एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है तो आप लोग सीधा उनके वेबसाइट पे जाके एंड यू कैन जस्ट अप्लाई देयर एप्लीकेशन मॉडल सक्सेस। ई गवर्नेंस मतलब आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया। इवन इफ़ यू वांट टू पे द इनकम टैक्स, तो आपको उसको ऑनलाइन पोर्टल में यू कैन जस्ट पे इनकम टैक्स। इवन अगर आपको टोल फीस देनी है तो वो आप कर सकते हो। तो ये सारा ई गवर्नेंस क्या है, सिटीजन्स चार्टर्स क्या है। हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक मोटो होता है, उसको सिटीजन चार्टर बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हम स्टूडेंट्स को क्या क्या देंगे, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में ये सिटीजन चार्टर्स में लिखा होता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो सिविल सर्विसेज जो IAS IPS या स्टेट सर्विसेज होती है, उनका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया के
नेबरहुड के साथ रिलेशंस, इसको हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं। इंडिया के श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशंस है, इंडिया के नेपाल के साथ कैसे रिलेशंस है, इंडिया के बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस है, इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आसियान हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब साउथ ईस्ट एशिया में जो सारी कंट्रीज़ है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, सार्क है, G20 है। तो अलग अलग ग्रुपिंग्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, वो कैसे बनते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम ये जो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा मतलब जो इंडियन लोग हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं किसी अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सारी जगह पे जाके इंडिया के लोग जो काम करते हैं वो इंडियन डायस्पोरा इसका काफ़ी अहम हिस्सा होता है। इंडियन डायस्पोरा की वजह से इंडिया में बाहर की करेंसी आती है। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़, जैसे कोई न्यूक्लियर बम मान लो पाकिस्तान ने बनाया तो उसके वजह से इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या न्यूक्लियर वेपन्स अगर चाइना ने बनाए तो उसके वजह से इंडिया को क्या सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग इस चीज़ के बारे में इस टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज फॉर्म देयर स्ट्रक्चर। जैसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे वर्ल्ड बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे काम करता है, उसका मैंडेट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक में बात करते हैं। अभी नेक्स्ट इज़ पेपर 3। पेपर 3 जो है वो मोस्टली इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। एंड पेपर 4 जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स क्या है, कैसा इंसान को कैसे बेसिकली इथिकल सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस पेपर 4 में बेसिकली दिया जाता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, उसके बेसिस पे आपको केस स्टडीज़ दिए जाते हैं सॉल्व करने। तो ये जो सारी चीज़ है वो हमें इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में देखने मिलती है। तो हम पेपर 3 की ब्रीफली बात करेंगे। पेपर 3 शायद आपको सर ने बताया होगा कि एग्जैक्टली पेपर 3 में क्या क्या है, तब भी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से बात करेंगे पेपर 3 एंड पेपर 4 की। मोस्टली हमारा जो फोकस होगा वो पेपर 1 का जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है उस पर मैं ज़्यादातर फोकस करूँगी। बट स्टिल आज हमारा पहला ओरिएंटेशन क्लास है तो हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हम GS3 एंड GS4 की भी बात करेंगे। एंड हम लोग आज अगर होता है तो हम लोग हिस्ट्री का क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बात करेंगे। तो जो पेपर 3 होता है इसमें इकोनॉमी के बेसिक इश्यूज़ क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें होती है। व्हाट इज़ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज़ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है कि सब लोगों को साथ में लेके हमें इंडिया की ग्रोथ करनी है, इंडिया की डेवलपमेंट करनी है, वो क्या है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। एक तो गवर्नमेंट बजटिंग मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी में मोस्टली गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट जो टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट करती है वो सारे जो अलग अलग उसके डिपार्टमेंट्स है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज हो गया, डिफेंस वाला हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके लिए कुछ पैसा जो है वो अलॉकेट करती है। वो कैसे करती है, क्या बेसिस पे करती है, इसके बारे में हम गवर्नमेंट बजटिंग के टॉपिक में पढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया अगर हम देखेंगे तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना। इंडिया में अलग अलग टाइप के स्टेट्स में अलग अलग टाइप का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो क्या है, उसके मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन से हैं, इंडिया में कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप लिया जाता है, उसके लिए कौन सी टाइप का इरिगेशन हमें चाहिए होता है, कोई क्रॉप जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसको मार्केट कैसे लेके जाते हैं, वहाँ पे उसका मार्केटिंग कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग इन सारी चीज़ों में फेस करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है तो बहुत सारी जो
तो बहुत सारे जो बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। उसके बाद फार्मर्स को अलग अलग टाइप ऑफ सब्सिडीज़ दी जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे उनको सब्सिडीज दी जाती है। उसके बाद अगर उनको कोई जैसे फर्टिलाइज़र्स या सीड्स खरीदने के लिए उनको अगर कुछ उनको अगर कुछ पैसे चाहिए तो उसके लिए भी गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, उनको हंगर से बचाने के लिए हम लोग उनको 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ केजी से जो फूड ग्रेन्स होते हैं, दाल चावल ये सब कुछ देते हैं। तो वो क्या है, कैसे चलता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। एनिमल रियरिंग क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे हनी बीज का कल्चर करना होता है, सेरी कल्चर होता है, मतलब सिल्क वर्म का कल्चर करना होता है, या डेयरिंग होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। डेयरी जो एनिमल्स को रियर करके वहाँ से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को हम डिराइव करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग क्या है, जैसे रॉ मटेरियल्स तो हमें फार्म्स से मिलता है, उसको प्रोसेस करके प्रोसेस टाइप ऑफ फूड बनाया जाता है। आप लोग देखते हो कि जो बहुत सारे जूस हमें पैक्ड ड्रिंकिंग जूसेस मिलती है, इवन पैक्ड शुगर केन जूसेस हमें मिलते हैं, रेडी टू कुक फूड्स हमें मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये कैसे चलता है पूरा सिस्टम, इस टॉपिक में हम बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत बार क्या होता है ना, किसी इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचने के पहले ही वो ख़राब हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बात की कि हमारे पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, गेटिंग। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या है। पहले क्या होता था ना, एक ही इंसान होता था जिसके पास 200 400 एकड़ लैंड जो होती थी वो होती थी, और बाकी बहुत सारे लोग जो होते थे वो उसके लैंड पे जाके काम करते थे। तो इसका मतलब क्या होता था, इन लोगों के पास खुद की लैंड नहीं होती थी। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस हम लोगों ने ये जो एक्सेस ऑफ द लैंड थी वो बेसिकली लैंडलेस पीजेंट्स में बांटने का काम किया था, एंड दैट इज़ नथिंग बट लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया का। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि इंडियन इकोनॉमी एक टाइम के बाद में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ अपनाने लग गई। हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी जो थी पहले क्लोज टाइप की इकोनॉमी थी, हम ज़्यादा कुछ इंपोर्ट नहीं करते थे, ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे। बाद में जाके हम लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया। उसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स इंडिया में रहे, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एनर्जी कैसे हम डिराइव करते हैं, पोर्ट्स क्या है जहाँ पे हम शिप्स को पार्क करते हैं या शिप मेंटेनेंस का काम करते हैं, वो पोर्ट्स, रोडवेज़ कैसे, एयरपोर्ट्स कैसे, रेलवेज़ कैसे, इन सारी चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कोई भी जैसे रोड बांधने का काम होता है तो रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो ऐसे कौन से मॉडल्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर ये जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रोड कंस्ट्रक्ट करती है और टोल लोगों से टोल लेके एंड वो अपना खर्चा निकालती है। तो ऐसे कौन से मॉडल्स इंडिया में है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक साइंसेस का थोड़ा बहुत पार्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में बात करते हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट है, जैसे आर्यभट्ट हो गए, रामानुजन हो गए, इन लोगों ने काफ़ी अहम रोल निभाया हुआ है साइंटिफिक फील्ड्स में। तो वो क्या रहा, कैसे रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आईटी, स्पेस, कंप्यूटर ये रिसेंट फिनोमिनॉज है। तो इसमें बेसिकली क्या चल रहा है, आईटी में क्या चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सरोगसी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि GS3 का एनवायरनमेंट का सेक्शन जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है वो है कंजर्वेशन
एंड कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब क्या होता है, जैसे कंजर्वेशन, जैसे फॉरेस्ट का हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, लेक्स का हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ओशंस का हम कंजर्वेशन कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, उसके इम्पैक्ट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ है उसको कैसे एलिमिनेट किया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में अब ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन के टॉपिक में बात करते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कोई भी अगर इंडस्ट्री है उसको सेटअप करना है तो उसके पहले हमें देखना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन तो नहीं होगा, उसकी वजह से क्या पॉजिटिव्स होंगे, क्या नेगेटिव्स होंगे, इसको हम लोग एनवायरमेंट को वो कितना डिग्रेड करेगा, एनवायरमेंट में क्या इसके इशूज़ होंगे, इसके कुछ अल्टरनेटिव्स है क्या, हम उसमें उसको क्लीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, कम से कम गैसेस को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी इंडस्ट्री से, इन सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मैन मेड डिज़ास्टर्स होते हैं और एक नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे ढग फुटी जिसको हम बोलते हैं, क्लाउड बर्स्टिंग, दैट इज़ natural disaster. Tsunami is a natural disaster. Cyclone is a natural disaster. Flood is a natural disaster. On the other hand, there are even man-made disaster. जैसे कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, किसी कंपनी से या किसी इंडस्ट्री से गैस लीकिंग होना, ये आर्टिफिशियल या मैनमेड टाइप के डिज़ास्टर होते हैं। तो ये डिज़ास्टर्स को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं या उनका इम्पैक्ट हम कैसे, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर्स को एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट हम कैसे कम करते हैं। मान लो डिज़ास्टर हो गया, उसके बाद में हाउ वी बेसिकली डील विथ दैट डिज़ास्टर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ हम कैसे डील करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। उसके बाद बहुत सारा अगर हम देश हमारा देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, ये सारी चीज़ों को कैसे ये सारी चीज़ें इंडिया को कैसे अफेक्ट करती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, ये जो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी, इस टॉपिक में बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे टेररिज्म इज़ अ थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलिज्म इज़ अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में वी टॉक इन द टॉपिक। Next is challenges to internal security through communication networks, role of media, social networking sites in internal security challenges, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड डिसप्रिवेंशन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, जैसे ISIS जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो सोशल मीडिया से यूथ को बेसिकली एम्प्लॉय करते हैं डेंजरस एक्टिविटीज़ में। तो वो क्या चीज़ है, वो क्या इश्यूज़ है। साइबर सिक्योरिटी, आजकल हम देखते हैं कि बैंक में से पैसा गायब हो जाना, फ़ोन नंबर पे OTP शेयर करके पैसे गायब होना, तो वो हम कैसे, जैसे बहुत बार क्या होता है ना, कोई रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर्स में डाल देते हैं तो इस वजह से हमारी पूरी कंप्यूटर लैपटॉप जो है करप्ट हो जाता है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब आपको पता है कि करप्शन का मनी जो होता है उसको, इलीगल मनी जो होता है उसको लीगल कैसे बनाते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को कैसे हम लोग दूर रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब क्या होता है ना, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है टेररिज्म बहुत सारी कंट्रीज़ है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो टेररिज्म को प्रमोट करती है, टेररिज्म को पैसा देती है, टेररिस्ट लोगों को पैसा देती है टू गो टू द इंडिया एंड वहाँ पे जाके आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करो, ये सारी चीज़ें। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, बॉर्डर एरियाज़ का हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस चीज़ के बारे में टॉपिक में बात करते हैं। अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस है, BSF जैसे एक हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, ये जो सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनका क्या काम है, अलग अलग चाइना के बॉर्डर पे इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। तो ये मोटा मोटा तरीके से अगर हम लोगों ने GS3 का सिलेबस थोड़ा बहुत देख लिया, मैंने एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। आपके जो कंसर्न टीचर्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे वो आपको और इन डेप्थ बताएंगे, बट मैंने बस आज का हमारा पहला लेक्चर था तो मैंने ब्रीफली ओवरव्यू मेरी साइड से आप लोगों को बताया।
इसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 4 की बात जब हम करते हैं तो मैंने बताया कि इथिक्स क्या है, कोई भी ऑफिसर होता है उसको इथिकल वे से कैसे बात करनी है, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हम लोगों को कैसे रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मॉरल थिंकर्स जो जैसे गांधी जी हो गए, शेक्सपियर हो गए, इन सारे लोगों ने क्या बोला, क्या कैसे, उनका ये सारा जो पेपर है वो इस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये ज़्यादा मैं इन डेप्थ में बताऊंगी नहीं, क्योंकि इस चीज़ का कोई एक मीनिंग नहीं है। जैसे हर इंसान का इथिकल वैल्यूज़ अलग अलग होता है, हर इंसान का इथिक्स अलग अलग टाइप का होता है, उसके थॉट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वही आपको एक्चुअल पेपर में लिखने होते हैं। बहुत सारे केस स्टडीज़ आपको दिए जाते हैं, वो केस स्टडीज़ सॉल्व करने होते हैं कि अगर आप किसी चीज़ के किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है और वहाँ पे सडनली सुनामी हो जाता है, तो आप उस केस में क्या करोगे, कैसे आप उस डिज़ास्टर को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, उसको कैसे मैनेज करोगे, या बहुत ज़्यादा अगर कम्युनलिज्म की वजह से दंगे हो रहे हैं तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करोगे, इन सारे बेसिस पे ये केस स्टडीज़ आपको देखने मिलता है। तो इसका जो पूरा सिलेबस है वो थोड़ा सा आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, उसको एक एक चीज़ को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। GS4 का सिलेबस मैं आप लोगों को ज़्यादा मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, ज़्यादा तो मैं GS4 का सिलेबस के बारे में बताऊँगी नहीं। हम लोग अब बात करते हैं GS1 की, जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो हम एक एक करके हिस्ट्री की, हम लोग हिस्ट्री में क्या क्या करेंगे, हम लोगों को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री जो है वो अलग अलग टाइप की हिस्ट्री होती है, अलग अलग ब्रांचेस है हिस्ट्री में भी। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं उसमें हम देखते हैं एंशंट हिस्ट्री। दूसरा होता है मेडिवल हिस्ट्री। तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री। चौथा होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। फिफ्थ होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। एंशंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इनके साइड बाय साइड एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर। कि उस टाइम पे आर्ट कैसा था, उस टाइम पे कौन सा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने मिलता था, टेम्पल कैसे स्ट्रक्चर किए जाते हैं। जैसे इंडस वाले सिविलाइजेशन में हमें टेम्पल्स का ज़्यादा कुछ मेंशन मिलता नहीं है। फिर ये टेम्पल आर्किटेक्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स कौन से अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, वो क्या है। तो ये आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो साथ साथ ही चल रहा होता है। पेंटिंग्स जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसी थी, आज कैसी है ना, मुगल पेंटिंग्स कैसी थी, वॉरली पेंटिंग क्या है, तो ये आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो साथ साथ चलता रहता है। तो हम एक एक चीज़ को देखते हैं कि व्हाट इज़ एंशंट हिस्ट्री, व्हाट इज़ मिडिवल हिस्ट्री, व्हाट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो जब हम एंशंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशंट हिस्ट्री हमारा शुरू होता है ऑलमोस्ट स्टोन एज से, कि स्टोन एज क्या था, कैसे हम लोग स्टोन एज में आए, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या था। पहले हम लोगों को पूछ हुआ करती थी, बाद में हम होमो सेपियन सेपियन बने, वहाँ तक का हमारा पूरा सफ़र कैसा था वो हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम एंशंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी का और एक नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वैदिक
पीरियड की हम बात करते हैं, वैदिक पीरियड क्या था, वेदास क्या थे, वेदास कैसे बेसिकली लिखे गए, वेदास के टाइम पे सोशल सिस्टम कैसा था, इन सारी चीज़ें के बारे में हम लोग इस वैदिक पीरियड में बात करते हैं। फर्स्ट वेदा वॉज ऋग्वेदा, जो कि जो कोई वेदा लिखा गया था तो वो ऋग्वेद था। बाद में क्या हुआ, कमिंग ऑफ आर्यंस, इंडिया में आर्यंस कैसे आए, उसके बाद कास्ट सिस्टम इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। कास्ट सिस्टम को अपोज करने के लिए इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स बने, जैसे बुद्धिज़्म, इंडिया को लैंड ऑफ बुद्धिज़्म बोला जाता है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इंडिया में कैसे आया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म इंडिया में कैसे आया, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसके बाद इंडिया में मौर्याज थे, गुप्ताज थे, कुशनाज थे, पल्लवाज थे, चोलाज थे, विजयनगरा किंगडम था, पांड्याज थे, हर्षवर्धना थी, हर्षा, इन सारे डायनेस्टी के बारे में हम लोग, ये सारे फैमिलीज़ ने इंडिया पे कैसे रूल किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम लोग मौर्यास की जब बात करते तो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर अशोका का जिक्र आता है। गुप्तास की बात करते तो समुद्रगुप्त को हम नहीं भूल सकते। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हो गया एंशंट हिस्ट्री। उसके बाद क्या होता है ना, सारे ये जो छोटे छोटे एम्पायर्स होते हैं, महाजनपदास, जनपदास, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। फिर इंडिया में आता है, वो आता है मिडेवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड मतलब क्या है, तो इसमें बेसिकली वो पीरियड है जब इंडिया में दिल्ली सल्तनत आया। दूसरा मिडिवल पीरियड का एक फैसेट है, वो है मुगल एम्पायर। तीसरी चीज़ है मराठास, जाट्स, राजपूत, इनके सारे स्टेट्स कैसे थे, क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में मिडिवल में पढ़ते हैं। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये सारी चीज़ों जो है वो मिडिवल हिस्ट्री में आती है, मिडिवल पीरियड में आती है। और उसके बाद जब हम लोग मॉडर्न पीरियड में आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम किस चीज़ की बात करते हैं, तो पहला होता है कमिंग ऑफ यूरोपियंस। एग्जाम्पल पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, डेन्स, इंग्लिश, ये लोग कैसे आए, क्या आए, उन्होंने कैसे परमिशंस ली, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल इसमें आता है। ये सारी चीज़ों के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आप लोगों को कि पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री क्या है। तो इंडिया के आज़ाद होने के बाद की जो सारी हिस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया,
और इसमें एक चीज़ होती है जैसे वॉर्स विद चाइना, पाकिस्तान, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में देखते हैं, है ना। और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जैसे मैंने बताया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं। अब ये तो मैंने ब्रीफली आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या बेसिकली कवर करना है इन सारी चीज़ों में। तो आपको यहाँ ये टॉपिक आता है कि आपको ये सब पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले सी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तब भी आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने होते हैं। इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी, तब भी आपको एनसीईआरटीज़ पढ़ने पड़ेंगे। एनसीईआरटीज़ आर मस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल 6th to 12th के एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्टेट बोर्ड की बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेट बोर्ड के बुक्स यू हैव टू स्टडी। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम पहले हम एंशंट की बात करते हैं। एंशंट हिस्ट्री जो पढ़ते हैं हम, तो एंशंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी आता है RS शर्मा का, वो आपको पढ़ना होता है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा का। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन आपको पढ़ना होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होता है, ओल्ड एनसीईआरटी, अर्जुन देव, इनका एक किताब आता है ओल्ड एनसीईआरटी, आपको ऑनलाइन उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना होता है ना। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप लोग न्यू वाला एनसीईआरटी से भी उस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बेसिकली पढ़नी है। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टेट बोर्ड के बुक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब क्या हो गया ना, अब डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जाम हो गया, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो गेन करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, ये एक बेसिक बुक लिस्ट मैंने आप लोगों को बताया है, ये बुक लिस्ट आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको वहाँ पर कैसे रिफ़र करना है, कैसे करना है, प्रीवाई के उसको कैसे टैकल करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे पढ़ने हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करेंगे। बट आई गेस ये आप लोगों को इतना जो है एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की, वो ब्रीफ ओवरव्यू आप लोगों को पता चला होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एंशंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। हम लोग एंशंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कल क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग कल से कोर सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। तो अनटिल एंड अनलेस आप लोग तब तक ये बुक्स वगैरह देखो कहाँ से आपको मिल रहा है। एनसीईआरटी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। स्टेट जो बाल भारती का वेबसाइट है वहाँ से आप लोग जो एमपीएससी के स्टेट बोर्ड के बुक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। तो धीरे धीरे हम लोग और इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बट आई गेस आज इतना ही काफ़ी है। आज आप लोगों ने काफ़ी एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की और आप लोगों को वो समझ में आया होगा, यही मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग एंशंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो तब तक कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।